Hello students, good afternoon all of you. Now we are start our next topic, sales organization. सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, विक्रय संगठन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है ना। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और हमारा जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से क्या मीनिंग है, हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा sales organization, like any organization, is a group of individuals studying jointly to reach certain common goals and bearing informal and as well as certain formal relation to each other. विक्रय संगठन, कोई भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें व्यक्तियों का समूह होता है, समान व्यक्तियों का एक समूह, एक ग्रुप होता है जो किसी भी कॉमन गोल के लिए मिल के जॉइंटली वो लोग वर्कआउट करते हैं, टीम वर्क करते हैं। और इस तरीके से टीम वर्क करने के साथ साथ क्या होता है, तो इस टीम वर्क के साथ साथ उन लोगों में आपस में औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन भी मेंटेन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। साथ ही क्या होता है, तो किसी भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग होती है, डायरेक्शन होता है, कंट्रोलिंग होती है, पर्सनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, है ना। ये सभी चीज़ें भी, मोटिवेटिंग, ये सभी चीज़ें भी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है, जैसे एक नॉर्मल किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ें होती हैं, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, विक्रय संगठन के सिद्धांत। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो विक्रय संगठन के लिए जरूरी हैं, मस्ट हैं। जैसे किसी भी एक नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के अंदर कुछ न कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वो बिना प्रिंसिपल्स के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता है। इसी तरीके से हमारे पास में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनका डिस्कस हम लोग आगे करने वाले हैं इसमें। तो इसको हमने कुछ पोर्शन में डिवाइड कर दिया है इसके सब पॉइंट के अंदर, जिसमें नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का सिद्धांत। हिंदी में हम इसको बोलते हैं उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो रहा है ये यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी विक्रय संगठन के अंदर, किसी भी संगठन के अंदर, चाहे वो विक्रय संगठन हो या एक नॉर्मल संगठन हो, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके अंदर अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता है, आगे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकता है। बिना ऑब्जेक्टिव के तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम लोगों को करना क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं, है ना। तो किसी भी विक्रय संगठन के अंदर, किसी भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स हैं या उसके सब डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स को उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस व्यवसायिक संगठन के उद्देश्य अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और उद्देश्य कैसे होने चाहिए, सबसे बड़ी बात हमारी कि उद्देश्य आपके संगठन के अनुरूप होने चाहिए, क्योंकि आपका संगठन किस तरीके का है, उसका नेचर कैसा है, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा। फिर बात आती है हमारी यहाँ पे सेकंड, समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना। हम लोगों ने मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा है कोऑर्डिनेशन, है ना, बहुत डिटेल में हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और एचआर वाले पोर्शन में भी हम लोगों ने कई जगह पढ़ा है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेट करना, है ना। हम लोग जनरली कई बार बात करते हैं कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लेना, मीन्स कि समन्वय कर लेना, मीन्स किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, ये चीज़ हम सभी को पता है। उन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर या उनके जो सब डिपार्टमेंट्स बने हुए वो डिपार्टमेंट्स, या उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के बीच में, उन एम्प्लॉयज़ के बीच में, कंपनी मैनेजमेंट के बीच में, सुपरवाइज़र और एम्प्लॉयज़ के बीच में, है ना,
जो हमारे अधिकारी हैं, अथॉरिटीज़ हैं वो, और निचले तबके के जो हमारे कर्मचारी हैं वो, सभी लोगों के बीच में, सभी कर्मचारियों के बीच में, सभी विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, या वहाँ की जो टीम काम कर रही है ना, जो कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर उन एम्प्लॉयज़ के बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स कभी भी हम अचीव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी, बिना कोऑर्डिनेशन के हम लोग मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, और बिना कोऑर्डिनेशन के हम लोग कोई भी सक्सेसफुल काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, समाज सेवी संस्थाएं हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एनजीओज हो सकते हैं, कहीं पे भी, है ना, सभी जगह कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी बिना कोऑर्डिनेशन के हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती है ना। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण का सिद्धांत। ये जैसा आपको नाम से बहुत कुछ समझ में आया होगा कि विशिष्टीकरण का सिद्धांत किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ वर्कआउट कर रहा है, उस एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ क्या है, उसकी इफ़िशियंसी क्या है, वो किस तरीके के काम को वर्किंग के अंदर दक्षता है उसकी, उसको वही काम दिया जाना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन है आप उसको इलेक्ट्रीशियन का काम दो, जो व्यक्ति प्रोडक्शन से रिलेटेड है आप उसको प्रोडक्शन का काम दो, जो व्यक्ति सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड या सेलिंग के अंदर दक्ष है, अच्छे से माल बेच सकता है, अच्छे से मार्केटिंग कर सकता है, अच्छे से हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर के सामने रख सकता है, फीचर्स रख सकता है, उनकी क्वालिटीज़ रख सकता है, ऐसे लोगों को आप सेल्स डिपार्टमेंट में रखो। जो व्यक्ति जिसका फाइनेंस में बहुत अधिक रुचि है और अकाउंट्स का काम बहुत अच्छे से जानता है, आप उसको अकाउंट्स में रखो। अगर आप अकाउंट्स वालों को सेल्स में लगा दोगे, सेल्स वाले को प्रोडक्शन में लगा दिया, प्रोडक्शन वाले को फाइनेंस में लगा दिया, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कभी भी रन नहीं कर पाएगा। मीन्स कि जो भी एम्प्लॉय आपने रिक्रूट किए हैं, उनकी जैसी क्वालिटी है, उनकी जैसी दक्षता है, जैसी इफ़िशियंसी है, जैसी उनकी रुचि है, जैसा उनको काम आता है, उनको उस संबंधित डिपार्टमेंट के अंदर ही हमें नियुक्ति देनी चाहिए और उनको काम देना चाहिए, जिससे कि हमारे अगर उस व्यक्ति की इफ़िशियंसी बढ़ेगी, है ना, उसकी रुचि का काम होगा तो उसकी ऑब्वियसली उसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर उस व्यक्ति की एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसका सीधा सीधा बेनिफिट हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा और साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी। इफ़िशियंसी जो बात कर रहे हैं हम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर उस कर्मचारियों की, उन एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, इंक्रीज़ होगी, तो उससे आपकी कॉस्टिंग कम आएगी, है ना। उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पोर्शन पर हम लोगों को हर साल कुछ न कुछ कंपनीज़ को पैसा खर्च करना पड़ता है, तो क्या होगा, उससे भी हम लोगों को सेविंग होगी, उस चीज़ का हमको बेनिफिट मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। जैसा हमको लोगों को नाम से क्लियर हो गया है ये कि आप या आपकी कंपनी किसी अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी काम देती है, कोई भी वर्किंग दे रही है ना, दायित्व देती है, कहने का मतलब उसको दायित्व दिया जा रहा है, कोई काम करने के लिए बोला जा रहा है कि वो बहुत अच्छे से तरीके से वो काम को पूरा करे, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको डेलीगेशंस, जिसको हम लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा पहले, डेलीगेशंस, है ना, जो अगर आप किसी व्यक्ति को, अपने एम्प्लॉय को काम दे रहे हैं, कार्य करने के लिए दे रहे हैं, कोई ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं, कोई आप दायित्व उनको दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस ड्यूटीज़, उस दायित्वों के साथ साथ आप उसके अधिकार भी दें उन्हें, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ दोनों चीज़ें साथ में चलनी या देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसको काम तो दे दिया करने के लिए, उसको असाइन कर दिया है कि भाई ये वर्किंग आपको इतने टाइम में, इतने दिन में करके देनी है, लेकिन अगर आप उसके साथ के साथ उसको अधिकार, राइट्स नहीं दे रहे हो, तो वो काम उतनी इफ़िशियंसी के साथ कभी भी नहीं कर पाएगा और उसके रिजल्ट जो रहेंगे वो हमारे लिए उतने पॉजिटिव नहीं रहेंगे जितने वो रह सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, व्याख्या का सिद्धांत, है ना। ये क्या होता है, ये की व्याख्या, है ना। डेफिनेशन, व्याख्या मीन्स अगर आप
किसी भी कर्मचारी को, एम्प्लॉय को कोई भी काम दे रहे हैं तो वो लिखित में होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उस व्यक्ति को कितने दिन में, कितनी इफ़िशेंसी के साथ, किस स्पीड के साथ में एक निश्चित समय के अंदर वो कार्य पूरा करना है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो अपना काम कंप्लीट कर ले, उसकी रिपोर्टिंग अपने अधिकारी या सुपरवाइज़र को करे, है ना। तो ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक कि कंपनी के जो उद्देश्य, जो गोल्स हैं हमारे, वो गोल्स भी रिटर्न में होने चाहिए। हमारी कंपनी क्या चीज़ करती है, हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या हम, हमारा एनजीओ है, स्वयंसेवी संस्था है, मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या, या हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या, है ना। अगर आपकी कंपनी पिछले 10 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है और कंपनी जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रही है ना, बीईपी पॉइंट पे ही हम लोग इतनी ही अर्निंग करते हैं कि हमारा बीईपी पॉइंट ही अचीव हो पाता है, तो फिर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए ऐसी स्थिति जो है वो कभी भी लाभदायक नहीं हो सकती है। लास्ट में जाके चाहे आपको लॉस नहीं हो रहा हो, फिर भी आपको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसी कंपनी को बंद ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटो जो है, हमारा गोल जो है वो क्या है, तो वो पूरी तरीके से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जब आप प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर रहे हो तो ऐसी कंपनी आपके लिए वेस्ट है और वो बंद कर दी जाएगी। जबकि इसके अपोजिट में हम बात करें, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज जो होती है, जो एनजीओज होते हैं, समाज सेवी संस्थाएं जो होती है, उन लोगों के लिए कि प्रॉफिट कमाएं या ना कमाएं, हमारा टारगेट है लोगों की सेवा करना, तो उनके गोल्स अलग हैं और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के गोल्स अलग हैं, है ना। तो ये बहुत हद तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न में होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद की जो पॉइंट है हमारे नेक्स्ट जो है यहाँ पर यूनिटी का है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड जो दे रखा है हमें नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।